हेलो, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी तक वीडियो लोड की है। तो आज का वीडियो है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल संवत 1700 से 1900। इससे पहले हमने आपको पढ़ाई थी कौन से कवि पढ़ाए थे लालचंद लक्ष्य कवि। ठीक है, उत्कल में। अब मध्यकाल में तो रिमेम्बर करा दूँ कि कौन से थे ये प्रकरण। ये आपको प्रकरण थे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रकरण 5, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रकरण 6 और भक्ति सगुण धारा भक्ति काल के उत्कल रचना है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं मध्यकाल। देखिए, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, रीति संवत 1700 से 1900। मध्यकाल कितने में? 1700 से 1900। तो दिख रहा है। आज मैं इसको रेड करूँगी। तो देखिए, प्रकरण 1 शुरू होता है सामान्य परिचय। वैसे आपको पता है प्रकरण 1 में, भक्ति काल में भी प्रकरण 1 में सामान्य परिचय था। सामान्य परिचय देखिए, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा मिस्र के श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधित लिखा। नरहरि कवि के साथी कर्णेश कवि ने कणभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण। तो कौन, क्या नाम है? नरहरि कवि, साथी कणभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधित लिखे। तो कौन से अलंकार संबंधित है 3 ग्रंथ? कौन कौन से? कर्णेश, कणभरण और श्रुतिभूषण और भूभूषण। कर्णेश ने लिखा था। ठीक है, कर्णेश के साथी। रस निरूपण और अलंकार निरूपण इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के साथ अंग निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेश नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वहाँ भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृति साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य के मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति में पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठक को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंदवर्धन, चार्य मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। भामा उद्भट के समय में अलंकार का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस रीति अलंकार यदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था, यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उनमें अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। पर केशव के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया ने 50 वर्ष पीछे उनकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्य भामा, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परिवर्तित आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार का भेद हो गया था। हिंदी के
अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रलोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इस परिवर्तित ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार देवयोग से संस्कृति साहित्य शास्त्र के इतिहास के संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये तीन ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना है, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता का सवैया लिखना है। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्य तत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचना या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्ति हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क एवं खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद में ही लिखा जाता था। पद में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रलोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी के लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। क्या करें? उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थानों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो 2 ही 4 कवियों के नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो जरूरी रहा। कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकी। काव्य के साधारण 2 भेद लिए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह है कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाली व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझा जाना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यह केवल इतना ही है कि यह ना समझ जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचना तथा नई नई बातों का भावना होती रही। केशव के दर्शन में यह दिखाया जा चुका है कि इन्होंने सारी सामग्री कहाँ से ली। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तक से लेकर लिखे, जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने ना तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक किया, न रस क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपनी काव्य निर्णय में किया। अलंकार को जिस प्रकार उन्होंने
बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट रखा है। उसमें भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर इन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया हो, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार की वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अत्यनुप्रास या तुक का चलन नहीं था। इसे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया। भूषण या भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या परिवर्धित रूप है। भाविक का संबंध है कालगत दूरी से। भाविक का संबंध क्या है? कालगत दूरी से। इसका देशगत से बस इतना ही अंतर है। दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 तो भेदों के भिन्न योग हैं। 5वां भावना अतीत, जो संबंध शक्ति योगी हैं। देव कभी संचारित के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूचना समझ पड़ा। उन्होंने समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की सतरंगिणी से ली है, वैसे ही यह छल भी है। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव औहित्य में हो जाता है। इस प्रकार का संकेत पहले किया जा चुका है। हिंदी के पदबद्ध लक्षणों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 2 बातें कही जा सकती है। या तो यह कहे कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी, अथवा प्रदात बस और समझकर मतभेद तो तब कहा जाता है जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती है। अतः दूसरा कारण ही ठहरता है कि कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है। पहला, केशों के रूपक के 3 भेद दंडी से लिए। केशों के रूपक के 3 भेद दंडी से लिए। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण से भी अधिक तदुभय रूपक का हो गया। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपक्तियुक्ति हो गया है। रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। केशों के न तो लक्षण से यह बात प्रकट होती न उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है, पर असल बात का पता नहीं। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। दूसरा, भूषण क्या प्रायः सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इसमें बहुत जगह उदाहरण अलंकार के ना होकर भाव के हो गए। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी विरोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण, कौन सा लक्षण है? उपादान का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है, जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन नहीं हुआ है। तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत साहित्य में ऐसे अलंकार, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं। वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशों को ही अलंकार आवश्यकता मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं।
केशव के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों ने किसी बात का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषाभूषण की रचना चंद्रलोक के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया। इस रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुणता कवि ने उसका उल्लेख कविता करना था, न कि उपांगों और शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना। अतः उसके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषता श्रृंगार रस और अलंकार के बहुत ही सरस और सहृदय उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। नमस्कार, आशा है कि आप इसे सुनकर और देखकर लाभ उठाएंगे।